जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमोथोरक्स। ठीक है, न्यूमोथोरक्स जो है वो रिस्पायरेटरी मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है। हम रिस्पायरेटरी मेडिसिन के सारे इम्पॉर्टेंट और जो कॉमन टॉपिक्स है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम न्यूमोथोरक्स से स्टार्ट लेते हैं। सही है, न्यूमो का मतलब है एयर और थोरक्स का मतलब है प्लूरल कैविटी। सही है, यानी कि एयर इन द प्लूरल कैविटी। दिस इज न्यूमो इन एयर एंड थोरक्स प्लूरल कैविटी। ठीक है, अच्छा, अब न्यूमोथोरक्स का जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हम सिनेरियो वाइज करेंगे। सही है कि हमारे पास जो है ओपीडी या फिर ईआर या इमरजेंसी रूम में पेशेंट्स आते हैं न्यूमोथोरक्स के, तो उनके सिम्टम्स क्या होंगे, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, और उसके बेसिस पे फिर हम इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट वो वगैरह कैसे करेंगे। सही है, अच्छा, न्यूमोथोरक्स का पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो उसको डिस्पनिया होगा। सही है, ब्रीथलेसनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, मेडिएस्टनल शिफ्ट होगा। सही है, मेडिएस्टम जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट और राइट साइड पे शिफ्ट हुआ होगा, और एब्सेंट लंग पार्ट्स होंगे। नॉर्मली जो है लंग में लोब्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो एक्सरे में विजिबल होते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ न्यूमोथोरक्स अगर हम एक्सरे कराएं तो उसमें जो लंग पार्ट्स होते हैं वो एब्सेंट दिखाई देंगे। सही है, अच्छा, अब जो है न्यूमोथोरक्स का ये डायग्राम आप देखें, ये लंग्स है। सही है, ये लंग्स है। लंग्स जो है इसका जो आउटर पार्ट होता है, अच्छा, लंग्स जो है इसका आउटर जो पार्ट होता है इसको पैराइटल प्लूरा कहते हैं। इसका जो इनर पार्ट होता है इसको विसरल प्लूरा कहते हैं। सही है, इसमें जो इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो स्पेस होता है उसको प्लूरल स्पेस कहते हैं, विसरल प्लूरा प्लूरल स्पेस कहते हैं। सही है, तो जो एयर ट्रैप होता है न्यूमोथोरक्स एयर इन थोरेकिक और प्लूरल कैविटी है ना, तो जो एयर ट्रैप होता है वो इन पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के दरमियान प्लूरल स्पेस में ट्रैप होता है। सही है, ये डायग्राम देखिए, ये लंग्स है, ये जो है इसका पैराइटल प्लूरा है, ये विसरल प्लूरा है, और इसके दरमियान जो है पैराइटल स्पेस है। इसमें देखिए अगर एक ये लंग है, एक ये लंग है, इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें तो इस लंग के प्लूरल स्पेस में जो है यहाँ पे एयर ट्रैप हुआ है। सही है, तो दिस इज न्यूमोथोरक्स। अच्छा, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। न्यूमोथोरक्स को ब्रॉडली जो है दो क्लासिफिकेशन उसकी टू बेसिस पे है, एक स्पॉन्टेनियस है, एक ट्रॉमेटिक है। सही है, स्पॉन्टेनियस मतलब कोई सडन न्यूमोथोरक्स, चेस्ट पेन और वो सब कुछ शुरू हो जाए लेकिन उसका खास कुछ पता ना हो, और एक ट्रॉमेटिक होता है जिसका तो हमें ऑब्वियस खास पता होता है कि मतलब कोई बाहर से ट्रॉमा लगा है या सर्जरी के दौरान जो है कोई मसला हुआ है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह से, या कोई बुलेट गन शॉट्स वगैरह हुआ है, तो वो जो है वो ट्रॉमेटिक होता है। सही है, अच्छा, अब जो है स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस जो है उसका कॉज हमें कंफर्म पता नहीं होता, फिर स्पॉन्टेनियस को जो फर्दर क्लासिफाई किया गया है, एक कॉज पे डिपेंडेंट क्लासिफिकेशन है और एक एयर की एंट्री पे डिपेंडेंट क्लासिफिकेशन है। सही है, कॉज एक प्राइमरी न्यूमोथोरक्स है, एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में ये होता है कि मतलब एक पेशेंट आया है, उसको कोई भी लंग डिजीज़ नहीं है, मतलब कोई क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या अस्थमा या ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये प्राइमरी हो गया। सही है, फिर सेकेंडरी हो गया, तो सेकेंडरी में जो है मतलब पेशेंट को पहले से कुछ ना कुछ लंग्स की बीमारी होगी, जैसे सीओपीडी होता है, एब्सेस होता है, और कैंसर होता है, अस्थमा। ठीक है, तो ये सारे जो डिजीज़ेस होंगे ये हम सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में डालेंगे। सही है, अच्छा, प्राइमरी जो होते हैं, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स अगर हमारे पास पेशेंट आ जाए ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी न्यूमोथोरक्स है उसके रिस्क क्या है, मतलब किस वजह से प्राइमरी न्यूमोथोरक्स उसको हुआ है, या तो स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, या कोई टॉल मैन मतलब ज़रूरी नहीं है कि टॉल मैन में जो है ये हो, लेकिन ज़्यादातर जो पाया जाता है तो वो टॉल मैन होते हैं। सही है, एयर ब्लेब्स वगैरह के मतलब छोटे छोटे ब्लेब्स होते हैं लंग्स में, इस तरह ये लंग है ना, ये स्मॉल ब्लेब्स होते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा सा एयर होता है, तो ये अगर आ जाए इस स्पेस में और ज़्यादा एयर जो है कलेक्शन यहाँ पे हो जाए तो न्यूमोथोरक्स डेवलप हो जाता है। सही है, तो ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी के पहले से उसको अस्थमा, एब्सेस, कैंसर और सीओपीडी वगैरह है, और उसकी वजह से फिर जो है कैंसर न्यूमोथोरक्स डेवलप हो जाता है, तो उसको सेकेंडरी न्यूमोथोरक्स कहते हैं। ठीक है, अब जो है डिपेंडेंट ऑन एयर एंट्री पे आते हैं। अच्छा, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड, एक होता है टेंशन। ठीक है, ओपन में क्या होता है कि मतलब लंग्स में आउटसाइड से कोई वाउंड या ओपनिंग जो है वो क्रिएट हो जाता है। सही है, तो उस ओपनिंग के थ्रू जो है एयर बाहर से आता है लंग्स में,
लेकिन वो ओपनिंग बाहर से होता है, तो इसलिए इसमें जो है एक्सचेंज पॉसिबल होता है, क्योंकि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर जो है वो सेम होता है। तो इस वजह से जो है प्रेशर अंदर बाहर आता है और इसमें जो है अंदर इतना डेवलप नहीं हो पाता। तो ये सेल्फ हीलिंग है, खुद से अपने आप से जो है वो ये हील हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है विद द टाइम। अच्छा, फिर क्लोज है, तो क्लोज में जो है सम एयर गोज टू द प्लूरल स्पेस एंड देन क्लोज्ड ड्यू टू म्यूकस एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि अब जो है लंग्स है उसमें एक ओपनिंग क्रिएट हो जाता है इस स्पेस में, सही है। ये लंग्स है, ये इसका स्पेस है, यहाँ पे एक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है। इस ओपनिंग के थ्रू एयर आता है इसमें और वो एयर यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। लंग्स से कुछ म्यूकस या कुछ जो है वो इस ओपनिंग को क्लोज कर देता है। यहाँ पे जब ये एयर ट्रैप हो जाता है तो इससे न्यूमोथोरक्स डेवलप हो जाता है। तो ये हमारे पास क्लोज न्यूमोथोरक्स हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास है टेंशन न्यूमोथोरक्स। इसमें क्या होता है कि एयर जो है वो इंस्पायरेशन में एयर ऑन इंस्पायरेशन बट नॉट गो आउट ऑन एक्सपायरेशन ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। अब हम इंस्पायरेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, सही है। तो जो एयर है वो उस ओपनिंग के थ्रू जो है अंदर प्लूरल स्पेस में जो है इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अब अंदर जो है प्लूरल स्पेस में नेगेटिव प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका प्रेशर कम होता है। तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो अंदर का एयर है वो बाहर नहीं आ पाता, तो वो जो है ट्रैप हो जाता है। तो इसको कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरक्स, ठीक है। इसकी प्रॉपर डिफिनीशन मैं अभी आप लोगों को स्लाइड्स में दिखा भी दूंगी। अच्छा, ट्रॉमेटिक हमने डिस्कस कर दिया। इस एक्सरे में आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये लंग्स है। एडिटिंग की वजह से इस पिक्चर की क्लियरेंस नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। न्यूमोथोरक्स में जो है यहाँ पे प्लूरल वाइट लाइंस इस तरह बन जाते हैं, तो इससे हमें वाज़ेह हो जाता है कि यहाँ पे न्यूमोथोरक्स है, ठीक है। एग्जामिनेशन में क्या होगा कि जब हम लंग्स की एग्जामिनेशन करेंगे ना, ऑस्कल्टेट करेंगे लंग्स को या फिर एग्जामिन करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, तो ब्रेथ साउंड्स जो है होंगे वो उस साइड पे एब्सेंट होंगे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये न्यूमोथोरक्स है। और परकशन पे हमें पता चलेगा कि ये जो है रेजोनेंट है, ठीक है। जब लंग्स में एयर जमा हुआ होता है तो फिर वो रेजोनेंट होता है। अगर चेस्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन है, एब्सेस वगैरह है, फ्लूइड जमा हुआ है, तो फिर जो है परकशन पे वो डल होता है। तो इन केस ऑफ न्यूमोथोरक्स एयर ट्रैपिंग की हालत में जो हमें फाइंडिंग्स मिलेंगी वो हमारा रेजोनेंट नोट होगा, सही है। तो इन दोनों चीज़ों से जो है हम न्यूमोथोरक्स को डायग्नोज कर सकते हैं। मतलब हमारे पास पेशेंट आया है, ये डिस्पनिया और मेडिएस्टल शिफ्ट, ट्रेकिया शिफ्ट वगैरह, ये जो है उसकी क्लिनिकल फीचर्स और ये सब मौजूद है। फिर हम ब्रेथ साउंड चेक करेंगे और परकशन करेंगे। अगर इन दोनों पे हमें रेजोनेंट परकशन और एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें न्यूमोथोरक्स है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। न्यूमोथोरक्स में जो है लंग्स के जो कुछ पार्ट्स है वो हमें ब्लैक ब्लैक दिखाई देंगे, सही है, विजिबल नहीं होंगे। नॉर्मली लंग्स के लोब्स और वो चीज़ें जो है वो हमें एक्सरे पे विजिबल दिखाई देते हैं, लेकिन इन केस ऑफ न्यूमोथोरक्स वहाँ पे एयर ट्रैप हुआ होता है तो उसके लंग्स के जो लोब्स वगैरह होते हैं वो हमें विजिबल नहीं होते, ठीक है। न्यूमोथोरक्स की मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? अच्छा, हम चेक करेंगे कि न्यूमोथोरक्स इसमें कितना है, सही है। अगर वो कम है, मतलब ये लंग है, ये इसका पैराइटल प्लूरा है, ठीक है, ये प्लूरल स्पेस है। अगर इसमें इतना थोड़ी सी एयर की कलेक्शन हुई है तो फिर इसके लिए कोई ख़ास मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ रिजॉल्व हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब अगर न्यूमोथोरक्स थोड़ा सा ज़्यादा है, प्राइमरी बट लिटल मोर एयर इज एस्पायरेटेड थ्रू नीडल डन इन यंग एज व्हेन नो मेडिएस्टल शिफ्ट और टेंशन न्यूमोथोरक्स। फिर हम चेक करेंगे कि अगर थोड़ा सा एयर ज़्यादा जमा हुआ है और वो कोई कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकता है, मतलब अभी काज की नहीं है लेकिन कर सकता है, मेडिएस्टल शिफ्ट कर सकता है या ट्रेकिया को शिफ्ट कर सकता है, तो इसको फिर हम एयर एस्पायरेशन कर सकते हैं थ्रू नीडल, सही है। हम स्किन में जो है नीडल को इंसर्ट करेंगे और जो एयर कलेक्ट हुआ है प्लूरल स्पेस में उसको एस्पायरेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर न्यूमोथोरक्स ज़्यादा है, लंग डिजीज़ है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पहले से लंग डिजीज़ है यानी सेकेंडरी न्यूमोथोरक्स है ना, जिस तरह हमने अभी टाइप्स क्लासिफिकेशन में पढ़ा, ओल्ड एज है उसमें न्यूमोथोरक्स एयर ज़्यादा है, तो फिर क्या करते हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस नहीं होता, उसके मिड एक्सिलरी रीजन में ट्यूब इंसर्ट करते हैं। यानी ये लंग है, ठीक है, ये एक्सिला यहाँ पे होता है, तो एक्सिला की यहाँ पे मिड एक्सिला और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इंटरकोस्टल पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ
5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे मिड एक्सिलरी रीजन में ट्यूब इंसर्ट करेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस ट्यूब से एयर जो है वो वापस बाहर आ रहा है या नहीं। ये एक ऐसा अपैरेटस होता है कि ट्यूब होता है और ये पाइप के थ्रू वाटर के साथ कनेक्ट होता है। तो उस पाइप के थ्रू जो है, ट्यूब के थ्रू पाइप में से एयर आता है जो न्यूमोथोरैक्स होता है प्लूरल स्पेस से, और वो उस वाटर में वो पाइप डला हुआ होता है। तो वो एयर जब आता है तो वो वाटर में बबल्स बनाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो है एयर लंग से जो है एयर वो बाहर एस्पायरेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, अगर इंटेंशन न्यूमोथोरैक्स हमने अभी पढ़ा कि वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होता है ना। तो प्रेशर रिलीज करने के लिए फिर हम ब्लंट ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ब्लंट कैनोला इंसर्ट इन स्किन, एयर इज सक्ड देन चेस्ट ट्यूब इज यूज, ठीक है। पहले जो है ब्लंट कैनोला से एयर को सक्ड किया जाता है और फिर जो है टेस्ट ट्यूब यूज़ किया जाता है। इस मेथड से होना चाहिए कि 5 to 7 डेज में जो है वो पेशेंट रिकवर हो जाए, ठीक है। अगर इससे भी पेशेंट रिकवर नहीं होता तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो सर्जरी होता है। सर्जरी के थ्रू इसको ओपन किया जाता है और एयर को सारा एयर जो है वो लंग्स से निकाला जाता है ताकि लंग्स की कोलैप्स होना जो है वो बंद हो जाए और वो सही से ऑक्सीजनेशन हो, ठीक है। यहाँ पे ये लंग है, यहाँ पे ये प्लूरल स्पेस होगा। तो प्लूरल स्पेस में अगर एयर ज़्यादा होगा तो लंग के लिए जो वो स्पेस जो है वो छोटा कम बचेगा और लंग्स जो है वो इतना हो जाएगा, सही है, एयर स्पेस कम हो जाएगा। तो इस वजह से सर्जरी पे सप्लीमेंटल ओटी हेल्प में। अच्छा, जब सर्जरीज या ट्रीटमेंट वगैरह की जाती है, एयर को एस्पायरेट किया जाता है, तो उस टाइम पे अगर पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाए तो फिर जो है ये एयर एस्पायरेशन में हेल्प करता है, वो एयर जो है वो इजीली एस्पायरेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर न्यूमोथोरैक्स का कोई पेशेंट है, आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हो इस ट्रीटमेंट सब के बाद, तो आपने उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या बताने हैं कि वो हाइट पे ना जाए, ठीक है, ताकि उसको ऑक्सीजनेशन की डिफिकल्टी ना हो और डाइविंग ना करे, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने जनरली पढ़ लिया कि मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या है, इसकी मैनेजमेंट क्या है, स्टेप्स क्या है, और एग्जामिनेशन में हमें इसकी क्या फाइंडिंग्स मिलेगी, क्लासिफिकेशन इसकी क्या है, सही है। अब हम सिनेरियो पढ़ते हैं। इस स्लाइड पे आ जाइए, हमारे पास सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा, न्यूमोथोरैक्स, ये सिनेरियो अगर हम देखें, a 20 years young male who is smoker has presented to accident in emergency department with sudden onset shortness of breath and left side chest pain. On examination, he is apprehensive pulse on 30 minutes, BP 70/50. On chest examination, trachea is displaced to right side with hyperresonant percussion notes on left side. ठीक है। अब इस सिनेरियो में हमारे पास क्या क्या फाइंडिंग्स है, एक है यंग एज 20 ईयर्स, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है हमारे पास कि वो स्मोकर है। हमने पढ़ा ना कि रिस्क पे कौन होगा, जो स्मोकिंग करता है, ठीक है। एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, मतलब कि उसको सडन सिम्टम्स शुरू हुए, क्या है सिम्टम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, चेस्ट पेन है। फिर उसकी एग्जामिनेशन हमने की तो उसका पल्स जो है वो 30 था, BP 70, पल्स हाई हुआ है, BP कम हुआ है, ठीक है। चेस्ट एग्जामिनेशन पे ट्रेकिया इज डिस्प्लेस, ठीक है, मेडिएस्टल शिफ्ट और ट्रेकिया डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो इससे हमें इन सारी बातों से हमें पता चला कि ये न्यूमोथोरैक्स है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इमीडिएट लाइफ सेविंग मेजर्स क्या होंगे, इफ़ यू एडवाइस एन एक्सरे चेस्ट एंड ABGs व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, जो हमने अभी पढ़े, सही है। फिर ये 30 ईयर ओल्ड टॉल लीन मेल पेशेंट है, ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा, मतलब इसको पास्ट लंग डिजीज़ है, ठीक है। ये भी एक्सीडेंट इमरजेंसी के थ्रू आया है। इसको हिस्ट्री ऑफ सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ठीक है। अच्छा, इसने स्टेरॉइड्स और ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ किए हैं इन ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं आया, मतलब कि अस्थमा को एक्सक्लूड किया है कि और अस्थमा का पेशेंट अभी फ़िलहाल इसको अस्थमा नहीं है, ठीक है। और एग्जामिनेशन अगर अस्थमा होता है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ जो है ये सिम्टम्स रिलीफ हो जाते। तो पेशेंट वॉज पहले इंटरेस्टलेस, अभी पल्स हाई है, ट्रेकिया पर से शिफ्टेड है, हाइपर रेजोनेंट परकशन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि नोट क्या होगा, रेजोनेंट होगा। रेजोनेंट तब होता है जब लंग्स में एयर होता है, तो यहाँ पे हाइपर रेजोनेंट परकशन बता है। एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, ठीक है, ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट है ऑन राइट साइड ऑफ चेस्ट। CVS एग्जामिनेशन नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, थर्ड सिनेरियो है 25 ईयर ओल्ड मैन इज ब्रॉट टू एक्सीडेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद सडन ऑनसेट ऑफ राइट साइडेड चेस्ट पेन, इंक्रीजिंग सेवियर ब्रेथलेसनेस फॉर लास्ट 2 hours, cynosed, very restless, his febrile pulse is 120, BP 90/60, trachea is shifted, चेस्ट मूवमेंट्स डिमिनिश, ठीक है। तो क्या मेन पॉइंट्स हमारे पास हो गए। अच्छा, इमरजेंसी में आया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, शिफ्ट ऑफ ट्रेकिया होगा, पल्स ज़्यादा होगा, BP कम होगा, ठीक है। और
या तो स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब स्मोकिंग वगैरह का पेशेंट होगा, और या जो है पास्ट कोई लंग डिजीज़ होगा। सही है। तो इस तरह हम न्यूमोथोरैक्स को डायग्नोज कर सकते हैं, और इसकी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट वगैरह ये हमने डिटेल में डिस्कस कर दी है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक